हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है। इन वीडियो लेक्चर में यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में और इसके बाद के अगले 2 वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बुक के पीछे के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप इसका सॉल्यूशन, जिन बच्चों ने इसको सॉल्व नहीं किए वो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखिएगा। तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में। इसमें करेक्शन भी है, मैं आपको करेक्शन भी बताता जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। बुक में आपको ये -19.6 मिलेगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 13.6 से नेगेटिवली -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो n = 5। n = 5 का मतलब है 5वीं कक्षा में। n = 5 ऊर्जा स्तर में ऊर्जा ज्ञात करें। ऊर्जा स्तर में ऊर्जा ज्ञात करें। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं En = होता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हाइड्रोजन परमाणु की बात है। इसमें जो Z आता है, Z की जगह आपने 1 रखा तो ये आ गया En = -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n²। अब यहाँ पर दे रखा है n = 5। n = 5 स्तर पर ऊर्जा, क्या लिखा E5, n की जगह 5 आ जाएगा। -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका आंसर आएगा -13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रोवोल्ट। लास्ट में फाइनली आंसर आएगा 0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। ये पहले प्रश्न का आंसर है। हो सकता है इसमें आपसे ये तो टोटल एनर्जी आ गई। हो सकता है इसमें आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले या पोटेंशियल एनर्जी 5वें कोश की पूछ ले। तो आपको एक संबंध बताया गया था जब इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ा था। संबंध था काइनेटिक एनर्जी nवें कोश = -u nवें कोश -En। इस संबंध से आप इसको हल करोगे तो आपके लिए काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर आ जाएगा आंसर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ जाएगी। 2 आता है इसमें। ठीक है बेटा, आप इससे चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारे प्रश्न यहाँ पर हल कराऊंगा। आपने जो सॉल्व कर रखे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने कोई समस्या है तो वह पर देख सकता है सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा का मतलब यहाँ पर ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए, यहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए, भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करें। आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, समझ में भी आना चाहिए आपको, केवल सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। इस तरह से है, ये n = 1 और ये n = 2। ठीक है, n = 1 की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और n = 2 की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसे यहाँ से ट्रांसफर करना है इस जगह पर, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर भेजना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? तो जो एनर्जी चाहिए वो इसकी गैप के बराबर है। तो आप देख लीजिए कितना गैप है यहाँ पर। तो चूंकि डेल्टा E = E2 - E1, E2 की वैल्यू कितनी है -3.4 और E1 की वैल्यू है -13.6। तो यह आ जाएगा 13.6 - 3.4 = 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर यहाँ पर इसी प्रकार से अगर ये प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा की कहता तो क्या जाता बेटा E3 - E1।
अगर ये द्वितीय कक्षा से चौथी कक्षा की बात करता तो क्या जाता है E4 माइनस E2। यानी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेंगे तो आपको दो कक्षाएं दी हुई जाएगी, तो यहाँ पर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसके गैप के बराबर होगी। आपको गैप फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आर के पदों में ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है, आप चाहो तो बुक से देख लीजिएगा बेटा क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो तरंग दैर्ध्य, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो शॉर्ट लिख देता हूं, तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। जो फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन किस तरह से, ये यहाँ पर ये कक्षाएं हैं, या n = 1, n = 2, n = 3। ये तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, यानी यहाँ से यहाँ पर संक्रमित हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमित हो रहा है, तो यहाँ से एक फोटोन बाहर आएगा, उसकी आपको लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन है इसका, चूंकि आर के पदों में ज्ञात करना है यहाँ पर आंसर, तो 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 की वैल्यू क्या है, n1 हमेशा होता है लोअर स्टेट और n2 होता है हायर स्टेट। यानी आपको ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखनी है कि n2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन n1 की वैल्यू। तो यहाँ पर n1 = हो गया 2 और n2 = हो गया 3। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर n = 1 का क्या करेंगे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है आपको। ऐसे कक्षाएं तो ऊपर भी होगी और यहाँ पर भी, लेकिन हमें इन दोनों कक्षाओं की ही बात करनी है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2² माइनस 1/3²। 1/λ = r 1/4 माइनस 1/9। अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें तो ये बामर की प्रथम रेखा है, क्योंकि बामर के लिए n1 = 2 होता है और ये पहली जो रेखा है 3 से 2 में आती है। ठीक है बेटा, तो वैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसको आगे हल कर लीजिए। 1/λ = r, 4 और 9 का एलसीएम आया 36, तो ये कैंसिल आउट हुआ 9 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, तो 1/λ = r 5/36। आपने इसको फाइनली सॉल्यूशन लिखा तो लैम्डा = इसको इन्वर्स कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 36/5r आंसर। चूंकि यहाँ पर उत्तर r के पदों में लिखना है तो यहाँ पर है, अगर आप r के पदों में नहीं लिखना चाहते तो 36/5 × 1/r, और 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। आप यहाँ पर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। इन प्रश्नों को हल करने के पीछे का मकसद ये भी है कि पूरा चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा यहाँ पर, तो बेटा नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, ये आपको याद करना होगा। क्वेश्चन है, इसमें आपको लाइमन बामर दोनों का ध्यान रखना है। प्रश्न है, हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है। तो इसका आंसर है बेटा, देखिए पहले तो स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की एक सीरीज होती है। ठीक है, ये आप वैसे पूरा चैप्टर नंबर 17 में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये चूंकि थ्योरेटिकल प्रश्न है तो इसको आप याद रखिए तक, जब तक चैप्टर नंबर 17 पूरा पढ़ा नहीं देते हैं तब तक आप इसको ध्यान रखना। वहाँ पर एक बार और आपको इसको रिवाइज करा दिया जाएगा। तो लाइमन श्रेणी पाई जाती है
पराबैंगनी क्षेत्र में। पराबैंगनी शॉर्ट में इसका आंसर है। ये कई बार पूछा भी जाता है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये इसका आंसर है पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, इसके बाद विजिबल होता है, एक्सरे होता है, रेडियो, तो इस तरह के काफ़ी सारे क्षेत्र होते हैं इसमें। वो इनकी लैम्डा और आवृत्ति पर डिपेंड करता है, अलग अलग के लिए लैम्डा आता है और अलग अलग इसमें आवृत्ति की वैल्यू आती है। तो अभी ध्यान रखना, लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इसमें एक और आता है कि बामर का बता दीजिए, बामर किस क्षेत्र में पाया जाता है? बामर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर भी आपको याद रखना होगा, ये पराबैंगनी और वह दृश्य भाग में पाया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक अलग वीडियो लेक्चर में पूरा समझा दूंगा मैं आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्योंकि ऐसे 10-20 सेकंड में ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं अगर बोलूंगा भी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या तो क्लास में बताऊंगा या फिर अगर जरूरत पड़ी यहाँ पर भी बता दिया जाएगा, लेकिन अगले किसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया गया है, तो इसके द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है कि किसी हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन को करते हैं बेसिकली यहाँ पर, किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को n = 4 तक उत्तेजित किया गया है, तो इसके द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताएं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे आप। सॉल्यूशन ये क्या ये रहा है बेटा कि यहाँ पर ये 4 ऊर्जा स्तर है, ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि n बराबर 4 तक ही उत्तेजित किया जा सकता है, इसके द्वारा टोटल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो 1 से 2 में एक बार करा, 1 आया, 1 से 3 में करा, ये 2 आ गया, 1 से 4 में करा, 3 आ गया, और क्या होगा 2 से 3 में करा, 2 से 4 में करा, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी है 3 से 4 में करा। इसका इन्वर्स भी हो सकता है। ये तो हो गया बेटा यहाँ पर निम्न कक्षा से, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेगा तो ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, अगर बाहर से एनर्जी को अवशोषण करेगा तो ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आप अपोजिट सोचे कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ पर है, तो ये 4 3 2 1, तो 4 से 3rd में आया, 4 से 2 में आया, 4 से 1 में आया, इसी प्रकार 3 से 1 में आया, 3 से 2 में आया, और लास्ट में 2 से 1 आया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर कितनी लाइंस बनी, 1 2 3 4 5 6, और फिर देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसके द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या आ जाएगी 6, इसका आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 4 ना होकर 5 होता तो कितना आता। तो देखिए बेटा n बराबर 5 तक ही इसको किया जा सकता है, या 5वें स्तर पर है। ये है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 2, और ये है प्रथम ऊर्जा स्तर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, तो ध्यान दीजिएगा 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 4 लाइन्स तो ये बन गई। अब देखिए 4 से 1,
4 से 2 और 4 से 3, 3 लाइनें बन गई। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगला देखिए 3 2 2 3 2 1, ठीक है, और तो कोई नहीं बनेगी और लास्ट में बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 4 के लिए आंसर आ रहा है 6, और अगर n इजिकल टू 5 होता तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन जाती है, टोटल आ जाता है 10। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। शॉर्ट ट्रिक इसकी कुल उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या इजिकल टू n इंटू n माइनस 1/2। यह आप ध्यान रखना, कुल उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। तो यह पुट करके देखो, n इजिकल टू 4 रखो तो 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो 4 इंटू 3 12, 12/2, तो कितना हो गया 6, आंसर आ रहा है 6। n इजिकल टू 5 पुट करके देखिए, 5 5 माइनस 1 4, तो 5 इंटू 4 20, 20/2 इजिकल टू 10। आज समझ में आ गई। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ये n इजिकल टू 3 भी पूछा जाएगा। तो n इजिकल टू 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/2, तो आंसर आ जाएगा 3। तो n इजिकल टू 3 का ही बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। n इजिकल टू 3 के लिए देखिए बेटा, ये 3, ये 2 और ये 1। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने बनेगी, एक बार 3 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, और 3 से 2 में आया, एक लाइन 2 लाइन, और एक संभावना ये भी है 2 से 1 में आया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 3 है। तो आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है, कुल उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, वो आप हमेशा ध्यान रखें n इंटू n माइनस 1/2, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है या जिसकी कक्षा है आपको यहाँ पर गिवन रहेगा। तो इसे नोट कीजिए बेटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। लाइमन श्रेणी की अधिकतम और लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो किसी भी श्रेणी के लिए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है लाइमन श्रेणी की अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। लाइमन श्रेणी की अधिकतम व न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये ज्ञात करना है आपको। तो सॉल्यूशन बेटा देखिए, अगर सपोज, वैसे तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि न्यूनतम लैम्डा एल मिनिमम, लाइमन के लिए मिनिमम होता है 912 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा एल मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। बुक में आप इसका आंसर देखोगे, वहां पर 1-2 एंगस्ट्रॉम आगे पीछे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी लिख कर आओगे तब भी आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। शायद बुक में इसका आंसर 909 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो वहां पर आप कोई बात नहीं, ये भी आपका आंसर सही है। और सपोज कीजिए आप इसकी वैल्यू भूल गए, तो फिर क्या करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लाइमन के लिए n1 इज इक्वल टू 1 होता है, फिक्स है, n2 इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 और इनफाइनाइट। किसी भी श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य इनफाइनाइट से उस लाइन पर आ जाए, तो यहाँ पर इनफाइनाइट टू 1 आएगा, तो ये लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम आप हमेशा ध्यान रखिए, कुछ चाहो तो नोट कर लीजिए, किसी भी श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य उसकी प्रथम रेखा होती है और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य उसकी अंतिम रेखा होती है। तो इसकी अंतिम रेखा कब बनेगी, जब ये इनफाइनाइट टू 1 में आएगा तो अंतिम तरंगदैर्घ्य आ जाएगा, और 2 to 1 यहाँ पे 2 से 1 में आएगा तो ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी में आपकी श्रेणी सीमा भी आती है, श्रेणी सीमा का मतलब होता है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक डायग्राम है, डायग्राम आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप चाहो तो डायग्राम बना लीजिएगा। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रानुसार, लेकिन चित्र नहीं बना रखा, तो चित्र आप चाहो तो बना लीजिएगा। ये चित्र इस तरह से है, 3 अलग अलग ऊर्जा स्तर है। ये है 2e 4e/3 और ये है e। इसमें क्या कह रहा है ये कि जब इलेक्ट्रॉन, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रॉन 2e ऊर्जा स्तर से e के स्तर में संक्रमण करता है, यानी 2e से e में संक्रमण करता है, तो
तरंगदैर्घ्य लैम्डा का फोटोन उत्सर्जित होता है। ठीक है, लैम्डा हो गया। तो बोहर की तृतीय परिकल्पना से आप चलो सॉल्यूशन कर सकते हो। बोहर की तृतीय परिकल्पना, तो देखिए बेटा क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर डेल्टा ई क्या जाएगा, ई टू माइनस ई वन, तो टू ई माइनस ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू आ गया एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एस सी बाई ई, समीकरण नंबर 1। क्लियर है, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर 4e/3 से यहां से E में संक्रमण करने पर उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा 1 मैंने इसको मान लिया, माना ये लैम्डा 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो बेटा वापस बोर की तृतीय परिकल्पना से 4e माइनस ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 1, 3e इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू यहाँ से एस सी बाई 3e, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसको रफ कर दिया मैंने यहाँ पर। समीकरण 2 बटा समीकरण 1 कर लीजिए। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाई 3e अपॉन एस सी बाई ई। कैंसिल करोगे तो आएगा 1/3। तो लास्ट में आंसर आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। चेक कर लीजिए बेटा, यही आंसर आएगा। हाँ, तो इसका आंसर आया लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा/3। इसका ये इसका आंसर है, कहीं गलत तो नहीं है, यहाँ तक सही हो गया। 2e माइनस ई आ गया एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाई ई। 4e यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 4e/3, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। 4e/3 माइनस ई, तो ये आ जाएगा 3e, e/3 इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 1। तो यहाँ पर लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ गया 3 एस सी बाई ई। यहाँ पर 3 यहाँ आ जाएगा और ये आएगा 3/1, 3/1। तो आंसर आ जाएगा 3 लैम्डा, इसका आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये आपके प्रश्न थे। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके बाद के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। 14 चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पीछे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि उससे आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि इससे कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। जो आवश्यक बातें हैं वो एक बार और यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो इन प्रश्नों को आपको हालांकि कॉपी में करना नहीं है, मतलब आप नोट से मत इसको प्रिपेयर करना, आप इसको रफ कॉपी में एक बार खुद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा, तब आप इसको 7 प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।